हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपका होस्ट राकेश कुमार अपनी अगला वीडियो जो कि ईपीसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेसन नंबर 3 पर आधारित है। इससे पहले मैंने अपने 2 वीडियो लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 का ऑलरेडी अपने चैनल में रिलीज़ कर दिए हैं, जो कि शायद आप लोगों ने देखे हों। अगर आप में से किसी लोगों ने बाई चांस वो दोनों लेसन नंबर 1 और 2 की वीडियो नहीं देखी है, तो उस दोनों वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, जिसके थ्रू जाकर आप मेरे पहले 2 वीडियो देख सकते हैं। पिछले 2 वीडियो में मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि ईपीसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, और मेरे दूसरे लेसन में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे एक ईपीसी प्रोजेक्ट कंपनी ऑर्डर अवार्ड होने के बाद अपना प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट बेस्ड टीम नॉमिनेट करती है, और उनकी कैसे कस्टमर के साथ फर्स्ट किक ऑफ मीटिंग होती है, और उनकी इंटरनल किक ऑफ मीटिंग अपने इंटर डिपार्टमेंट से कैसी होती है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को कस्टमर को ना ही सिर्फ ड्राइंग्स और परचेज ऑर्डर की कापियाँ देनी पड़ती हैं, इसके अलावा उसको प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले यानी पहली डिस्पैच से पहले उसको पूरे प्रोजेक्ट का प्राइस ब्रेकअप सबमिट करना पड़ता है। ये प्राइस ब्रेकअप मेनली 3 पार्ट्स में होता है। पहले पार्ट में मशीनरी और इक्विपमेंट की सप्लाई का डिटेल ब्रेकअप दिया होता है, और दूसरे भाग में मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल आइटम्स की इरेक्शन एंड कमीशनिंग का पॉइंट्स का ब्रेकअप दिया होता है, जिसके बेस पर हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन का बिल कस्टमर पे रेज करते हैं। तीसरे पार्ट प्राइस ब्रेकअप का सिविल वर्क पर आधारित होता है। इस ब्रेकअप में हम सिविल पॉइंट्स का ब्यौरा देते हैं, जिसके बेस पर हम अपना सिविल रनिंग बिल कस्टमर से वेरीफाई कराते हैं। ये कंप्लीट प्राइस ब्रेकअप जब कस्टमर के पास आता है, तो कस्टमर उसे थारोली चेक करने के बाद जब उसको अप्रूव कर देता है, उसके बाद उस अप्रूव्ड बिलिंग ब्रेकअप की कॉपी प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी दूसरे विभाग यानी कि कॉमर्शियल और अकाउंट्स को इसकी कॉपियाँ दे देता है, जिसके बेस पर अकाउंट्स एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट प्रोग्रेसिव इनवॉइस रेज करते हैं, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर उन इनवॉइसों को कस्टमर के पास भेज देता है अपनी पेमेंट के लिए। तो इनवॉइस रेज करने से पहले के जो प्रोसेस हैं, उसमें जो है सबसे पहले किसी भी आइटम का इंजीनियरिंग से ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन रिलीज़ होता है, जिसके बेस पर परचेज डिपार्टमेंट इंक्वायरी फ्लोट करता है और कोटेशनें मंगाता है। कोटेशनें जो हैं
ये आइटम जनरली पार्ट आउट आइटम होती हैं जिसकी हमें कोटेशन मंगानी पड़ती है, और कई आइटमें साइट फैब्रिकेशन की होती हैं जिसके लिए हमें साइट पर स्टील भेजना पड़ता है, और कई आइटमें हमारी अपनी ओन वर्कशॉप में बनती हैं तो जिसके लिए ऑलरेडी ही ड्राइंग्स हमारे यहाँ से अपनी वर्कशॉप में रिलीज़ हो जाती हैं। तो परचेज डिपार्टमेंट जब ड्राइंग्स को जब अपने सप्लायर को भेजता है, उसके बाद उसकी कोटेशन आती है, तो कोटेशन आने के बाद उसको ड्राइंग डिपार्टमेंट टेक्निकली वेट करता है। तो इसके दौरान इस कोटेशन से पहले जब ड्राइंग रिलीज़ होती है तो वो सबसे पहले प्रोजेक्ट इंजीनियर के पास आती है। प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे एक प्रोजेक्ट इंजीनियर काम करता है जो कि इंडेंट बनाता है। इंडेंट के लिए उसको इनपुट डिज़ाइन डिपार्टमेंट से मिलता है। डिज़ाइन डिपार्टमेंट उसे हर एक आइटम्स का ड्राइंग्स अथवा स्पेसिफिकेशंस रिलीज़ करता है, जिसके बेस पर प्रोजेक्ट इंजीनियर अपना इंडेंट रेज करता है, और वो इंडेंट जब परचेज डिपार्टमेंट में आता है तो परचेज डिपार्टमेंट का हेड उसको एक रिस्पेक्टिव परचेस ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देता है। वो रिस्पेक्टिव परचेस ऑफिसर इस आइटम्स का इंक्वायरी फ्लोट करता है और डिफरेंट सप्लायरों से उसकी कोटेशनें मंगाता है। डिफरेंट कोटेशंस आने के बाद ये सारी की सारी कोटेशंस टेक्निकली वेटिंग के लिए डिज़ाइन डिपार्टमेंट में आती है। डिज़ाइन डिपार्टमेंट इस कोटेशनों को टेक्निकली वेट करता है, और इसके बाद परचेज डिपार्टमेंट इन वेट कोटेशन के बेस्ड पर जो लोवेस्ट सप्लायर होता है और टेक्निकल साउंड होता है उसको ये ऑर्डर अवार्ड कर देता है। परचेस ऑर्डर अवार्ड करने के बाद जो रिस्पेक्टिव सब वेंडर होता है वो अपनी ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशंस रिस्पेक्टिव बायर के पास भेजता है। बायर उसके बेस पर उस सप्लायर को, बायर मीन्स परचेस डिपार्टमेंट, परचेस इंजीनियर उस सप्लायर को उसका एडवांस रिलीज़ करवाता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के थ्रू। जैसे ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट उस सप्लायर को उसका पहला एडवांस रिलीज़ कर देता है तो वो सप्लायर उसको उस आइटम्स का मैन्युफैक्चरिंग इमीडिएटली स्टार्ट कर देता है। इसके पैरेलल जो अपना इंजीनियरिंग सेक्शन होता है वो अपनी अगली ड्राइंग्स के लिए रिलीज़ करने की तैयारी में लग जाता है। इन सब के साथ साथ जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो उसको कस्टमर के अलावा अपने इंटरनल सभी डिपार्टमेंट्स जैसे कि परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रपोजल डिपार्टमेंट, डिज़ाइन ऑफिस, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, अकाउंट्स एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, इन सभी से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। इसके लिए उसको अपनी मैनेजमेंट से भी अपने बजट का अप्रूवल्स लेना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले जैसे ही उसको प्रपोजल डिपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट का बजट देता है तो उस बजट के बेस पर वो एक मैनेजिंग कमेटी के लिए एजेंडा तैयार करता है। इस एजेंडे में एक तो हर एक आइटम का बजट दिया होता है और उसका कैश फ्लो दिया होता है, यानी कि उसको एडवांस कब जाएगा और उसका डिस्पैच के अगेंस्ट फाइनल पेमेंट कब जाएगी। इसके बेस पर
इस एजेंडा में कैश आउटपुट की डिटेल भी होती है और कैश इनपुट की डिटेल भी क्लाइंट के कैश फ्लो के हिसाब से तैयार की जाती है। मैनेजिंग कमेटी प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा इस एजेंडे को देखती है और उसके बाद उसको अप्रूव कर देती है। जैसे ही ये एजेंडा अप्रूव होता है तो ये जो बजट होता है, ये पूरी आइटम्स का जो बजट सिस्टम में अपलोड कर दिया जाता है। अपलोड करने से पहले इस बजट को ऑडिट डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट चेक करता है कि जो बजट प्रपोजल डिपार्टमेंट ने दिया है और जो मैनेजिंग कमेटी ने अप्रूव किया है वो ही बजट सिस्टम में अपलोड हो रहा है। जब यह सिस्टम में अपलोड हो जाता है, इसके बाद ही प्रोजेक्ट इंजीनियर कोई इंडेंट रिलीज कर सकता है। अगर इन केस कोई इमरजेंसी होती है तो प्रोजेक्ट इंजीनियर अपने प्रोजेक्ट हेड की परमिशन के द्वारा किसी आइटम जो कि अर्जेंटली रिक्वायर्ड है उसका, जिसका अभी तक बजट सेंक्शन नहीं हुआ है, उसकी इंक्वायरी फ्लोट करने के लिए मैन्युअली अपनी रिक्वेस्ट, अपने ड्राइंग्स और रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देता है, जिसके ऊपर परचेज डिपार्टमेंट इमीडिएट एक्शन लेता है। अदरवाइज परचेज डिपार्टमेंट को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि बिना इंडेंट के वो किसी भी आइटम पर एक्शन नहीं लेंगे। अब प्रोसीजर ये है कि इंडेंट रिलीज हुआ, इंडेंट जब प्रोजेक्ट इंजीनियर बनाता है तो वो अप्रूवल के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर पे आता है और उस सर्टेन अमाउंट तक प्रोजेक्ट मैनेजर उसको अप्रूव कर सकता है। अगर उसका अमाउंट 50 लाख या उससे ज़्यादा का होता है तो प्रोजेक्ट हेड के पास जाता है और उससे भी ज़्यादा होता है तो वो बिजनेस हेड पे जाता है। तो हर कंपनी की अपनी अलग अलग पॉलिसी होती है, उसके तहत हर एक प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट हेड और बिजनेस हेड की एक लिमिट तय हो जाती है, इसके बेस पर वो अप्रूवल पावर्स उन्हें मिलती हैं। अब जब इंडेंट अप्रूव इंडेंट परचेज डिपार्टमेंट में जाता है तो परचेज डिपार्टमेंट अपना एक्शन लेता है और उसका आइटम का ऑर्डर प्लेस करवाता है। इंक्वायरी फ्लोट करके टेक्निकल वेटिंग के बाद ऑर्डर प्लेस हो जाता है और सप्लायर जब अपना सामान बना कर रेडी कर देता है तो वो रिस्पेक्टिव परचेस ऑफिसर को अपनी आइटम की रेडीनेस की खबर देता है और उसको रिक्वेस्ट करता है कि वो इसकी इंस्पेक्शन अरेंज कराए। तो रिस्पेक्टिव परचेस ऑफिसर अपने इंटरनल क्वालिटी डिपार्टमेंट को कहता है कि वो अपना आइटम, अपना इंस्पेक्टर डिप्यूट करे उसके वर्कशॉप में और उसका, ताकि उस बने सामान की इंस्पेक्शन हो सके। अब जैसे ही इंस्पेक्शन कंप्लीट होती है, अगर वो आइटम टेक्निकली क्लियर है तो इंस्पेक्टर उसको मटेरियल इंस्पेक्शन क्लियरेंस नोट देता है, MICN, जिसको MICN कहते हैं। कोई भी सप्लायर MICN प्राप्त करने के बाद ही किसी आइटम को डिस्पैच कर सकता है। पर इसके ये तो इंटरनल इंस्पेक्शन हो गई। अगर ये आइटम्स मेजर आइटम्स हैं और इसमें अगर कोई क्लाइंट या उसके कंसल्टेंट की इंस्पेक्शन इन्वॉल्व है तो प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी इंटरनल इंस्पेक्शन के बाद कस्टमर को कहकर इंटरनल एक्सटर्नल एजेंसी से उसकी इंस्पेक्शन कोऑर्डिनेट करता है। अदरवाइज मेनली जो क्लाइंट है वो सप्लायर की इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट के ऊपर ही उसको मटेरियल डिस्पैच करने की परमिशन दे देता है। परंतु इंटरनल कंपनी के रूल्स के मुताबिक
कोई भी आइटम उनके बिना इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट की क्लियरेंस के बिना नहीं जा सकती, डिस्पैच हो सकती है। और जैसे ही MICN मिलता है, सप्लायर उसको ड्यूली पैक करता है। पैक करने के बाद वो फिर दोबारा सप्लायर को बताता है कि आपकी आइटम रेडी हो गई है, आप इसको लिफ्ट करने का अरेंजमेंट करें। अब यहाँ पर ऑर्डर के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अगर फ्रेट सप्लायर की स्कोप में है तो सप्लायर डायरेक्टली उसको डिस्पैच कर देता है। अदरवाइज़ परचेज डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को इसकी रिक्वेस्ट देता है और उस कंसाइनमेंट का पैकिंग लिस्ट भेजता है, जिसके बेस पर ट्रांसपोर्टर रिस्पेक्टिव व्हीकल लगाता है उस सामान को लिफ्ट करने के लिए। और जैसे ही ये सामान, ये व्हीकल सप्लायर के वर्क से डिस्पैच होता है, इसकी डिस्पैच इंटीमेशन प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, साइट डिपार्टमेंट को दे देता है, कंस्ट्रक्शन और साइट डिपार्टमेंट को दे देता है। और जैसे ही ये ट्रक रिस्पेक्टिव साइट पे पहुंचता है तो वहाँ पर साइट पे उपस्थित स्टोर कीपर और साइट इंजीनियर इस आइटम को चेक करते हैं, देखते हैं कि ये आइटम्स एज़ पर पैकिंग लिस्ट में मेंशन्ड है उसी प्रकार से आया है कि नहीं, पैकिंग लिस्ट के हिसाब से सारे नग पूरे हैं, डायमेंशनली ठीक हैं, कोई डैमेज तो नहीं है, उसके हिसाब से वो उसको रिसीव कर लेते हैं। और वहाँ से एक MRN रिसीव करते हैं। MRN ट्रांसपोर्टर्स को और अपने हेड ऑफिस को भेजते हैं। MRN मीन्स मटेरियल रिसीप्ट नोट। मटेरियल रिसीप्ट नोट मिलने का मतलब होता है कि ये सामान पूरी तरह से सुरक्षित साइट पे पहुंच गया है। इस MRN की रिपोर्ट मिलने के बाद ही सप्लायर अपने अब जो रिस्पेक्टिव परचेस ऑफिसर होता है अपने रिस्पेक्टिव सप्लायर की इनवॉइस का पेमेंट करता है। तो ये तो प्रोसीजर हो गया कि ये सामान किस तरह से डिस्पैच हुआ, रेडी हुआ, डिस्पैच हुआ और साइट पे पहुंचा। तो इस दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर को अपने इंटर डिपार्टमेंट के परचेज डिपार्टमेंट के अलावा, डिज़ाइन डिपार्टमेंट के अलावा कमर्शियल, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक और क्वालिटी डिपार्टमेंट से होकर गुजरना पड़ता है। और इसके अलावा वो साइट इंजीनियर और स्टोर इंचार्ज से भी डायरेक्टली संपर्क में रहता है। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के क्लाइंट के अलावा इंटर डिपार्टमेंट में बहुत रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती हैं। अब इसके बारे में इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आप मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो देखिए। तब तक के लिए गुड बाय। आपसे दोबारा अनुरोध है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अथवा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे इस वीडियो की जानकारी दूर दूर तक पहुँचे और इसका लाभ अन्य लोग भी उठाएं। धन्यवाद।